जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर कहा जाता था। आज जो है वो तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और सिर्फ एक साल में 15.6% की ग्रोथ और पिछले एक दशक में लगभग 4 गुना का जबरदस्त सुधार। डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी नए जो शिखर है उस पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 38,424 करोड़। एचएएल तेजस से लेकर ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम और आईएनएस अरिहंत तक भारत के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी नए आयाम दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के बावजूद भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई डिफेंस सुपर पावर बन रहा है या फिर अभी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में विदेशों पर निर्भर है। समझेंगे इस पूरे विषय को विस्तार से और बात करेंगे इस पर डिटेल में। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि क्या 1.78 लाख करोड़ का जो डिफेंस प्रोडक्शन भारत के स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जा सकता है क्या? फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर, भारत अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन के तरफ बढ़ रहा है। और आप ये देखिए कि जो 2013-14 में डिफेंस प्रोडक्शन था 43,000 करोड़, अब ये बढ़कर हो गया 1,78,000 करोड़। और उससे पहले साल में ये 1,54,000 करोड़ था। तो अंबर जी, एक 15 से 16% का ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में भारत सरकार ने 193 जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है 2.09 लाख करोड़ के अप्रूव किए हैं। और आप देखिए देश के अंदर एक तरह से मोदी सरकार जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनाइजेशन, डिजाइन, प्लानिंग और सब चीज के ऊपर ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देख लीजिए हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है जो 686 करोड़ था 2013-14 में, वो अब बढ़कर 38,000 करोड़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिग टिकट जो अभी परचेजेस हो रहे हैं उसको मेक इन इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्विजिशन हम करने वाले हैं वो होगा 114 रफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का। उसका भी प्रोडक्शन 22 एयरक्राफ्ट जो है हम फ्रांस से डायरेक्ट लेंगे। 92 एयरक्राफ्ट जो है भारत के अंदर प्रोड्यूस होंगे। उसके अंदर भी आप देख लीजिए 60% उसके कंपोनेंट्स जो है, जैसे एवियोनिक्स है, उसका फ्रंट फ्यूसलाज है, सब भारत में बनने वाला है। इससे हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार होगा, हमारी एमएसएमई को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और देश के अंदर जॉब्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है सिर्फ रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है। हम साफरान को भी हमने $8 बिलियन की डील अभी साइन की है, एमका के इंजन के लिए भी। और अंबर जी, साथ बाई साथ आप ये देखिए कि हम सुखोई 57 के लिए हम रशिया से भी नेगोशिएट कर रहे हैं। और रशिया ने टोटल एक तरह से हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ SU-57 ऑफर कर दिया है। तो उसके अंदर भी मेक इन इंडिया के अंदर पुश होने वाला है। और आप ये देखिए कि जितने भी हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MK1 है, हम उसको सुपर सुखोई बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर हो रहा है। और इसके अलावा तेजस LCA MK1 और 2 का जो डेवलपमेंट है वो भारत के अंदर हो रहा है। ये तो हुई है एयरक्राफ्ट की बात। उसके अलावा देखिए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हैं हम भारत में ही एक तरह से बना रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अंबर जी, ये तो एयरक्राफ्ट की बात हो गई है। उसके अलावा आप देखिए भारत के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से डिफेंस पुश आया है। हमने प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी के साथ हम अभी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले हैं और इसकी जो लागत होगी कम से कम $8 से $9 बिलियन होने वाली है। उसके अलावा हम फ्रांस से भी स्कॉर्पियन जो सबमरीन है वो भी हम ले रहे हैं।
और देश के अंदर भी हम आप देख लीजिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मैसेगन डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन ब्रीच, और ये सब कंपनीज भी देश के अंदर जो वेसल्स है उन सबको बना रही है और भारत के अंदर एक अमेजिंग प्रोग्रेस होता जा रहा है। आप ये देखिए कि आप एक और एक अभी एक न्यूज कल ही आई है जिसमें मैं आपको ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब जो है इजरायली रेडार वो भारत में बनने वाले हैं। जो इजराइल की कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसने बोल दिया है कि 2027 से जो रेडार्स है वो भारत के स्टेट तमिलनाडु के अंदर बनने वाला है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हो रहा है और ये एक तरह से भारत के अंदर सेल्फ रिलायंस जो हो वो होगा। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेंटर होगा इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन टेस्टिंग सब कुछ इसके अंदर होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। और आप ये भी देखिए कि जो एक और एक कंपनी है महाराष्ट्र के शिरडी में, वहां पर भी आप ये देखिए कि उसके अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी शेल्स है वो एक कंपनी बना रही है नाइब लिमिटेड। इसके अंदर आप देखिए कि 155 जो और L15 आर्टिलरी शेल्स है वो बनाएगी और 120 मोटर एम्यूनिशन और 125 राउंड्स भी बनाने वाली है। इसके अंदर वो TNT, RDX और HMX भी बनाएंगे। 10,000 करोड़ का ये एक तरह से प्रोजेक्ट है और ये एक तरह से डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी, उमेश जी, क्या तेजस, ब्रह्मोस और आकाश जैसे जो इंडिजिनस सिस्टम्स है वो भारत को ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक नए प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? ब्रह्मोस तो हम ऑलरेडी 3 बैटरी हम फिलीपाइंस को दे चुके हैं। फिलीपाइंस इज इंटरेस्टेड इन अनदर 3 to 4 बैटरीज। उसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम जो है उनके साथ हम डील साइन करने वाले हैं। रशिया से भी हमको परमिशन मिल चुकी है। अंबर जी, इसके अलावा कम से कम 10 और नेशंस आर इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसके अलावा आप देखिए भारत जो है अपना खुद का सुदर्शन चक्र जो है S350 जो सुदर्शन चक्र है वो बना रहा है। जो आप ये देखिए कि भारत जो है अपना इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, सुदर्शन चक्र के ऊपर भी। और आपने जैसे बताया है कि जैसे तेजस है, तेजस के ऊपर काम जरूर चल रहा है पर उसको सैबोटाज किया है अमेरिका ने। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अभी अपना कावेरी इंजन जो है उसके टेस्टिंग के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। देश के अंदर जो गोदरेज एरोस्पेस है और बाकी जो कंपनीज हैं, भारत के अंदर ही उसके जो ब्लेड्स होते हैं या दूसरे उसके कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं, टाइटेनियम जैसे सब चीज पे काम चालू हो गया है और उसके ऊपर भी प्रोग्रेस हो रही है। सबसे बड़ी बात है एंका के लिए भी अभी थोड़े दिन पहले जो आपने देखा था कि 3 कंसोर्टियम्स को हमने उसके अंदर चुना है और इसकी फाइनल असेंबलिंग और जो टेस्टिंग है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करने वाला है। सबसे बड़ी बात है। और देश के अंदर जैसे कंपनीज है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंबर जी, भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक RDIF फंड उन्होंने अभी ईयरमार्क किया है लास्ट डिफेंस के लास्ट बजट के अंदर। इसको बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड। मार्च मई के अंदर इसके अंदर 2000 करोड़ की डिसबर्सल हुई है और इसके अंदर 43% डिसबर्सल रेट हुआ है। इससे देश के अंदर आप देखिए कि ड्रोन इंडस्ट्री को फायदा हुआ है और ये जो प्राइवेट सेक्टर जो छोटी छोटी फर्म्स है इनको बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि देश के अंदर एक तरह से ड्रोन का एक सैलाब आ चुका है। सब कंपनीज जो है ड्रोन बनाने में लगी हुई है। हम हर रोज मैं देखता हूं कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती है कि इस कंपनी ने ड्रोन निकाला है, इस कंपनी ने ड्रोन निकाला है। तो ये एक तरह से वाइब्रेंट जो इकोसिस्टम है देश के अंदर बनता जा रहा है और बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत के लिए। बिल्कुल। और अगर मैं जी हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जब भारत में एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं तो फिर भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर क्यों है? देखिए अंबर जी, पहले से दूसरा आ चुके हैं। हम इंडिजिनसली अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो भी बढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है।
1,54,000 से 1,78,000 पे पहुंच चुका है। आप ये देखिए कि देश के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है सरकार उसके लिए भी एक तरह से तत्पर है, जहां पर जरूरी होता है इंपोर्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे पुश किया जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए जैसे आप देख लीजिए रफाल का जो फाइटर जेट्स है वो 92 जेट्स जो है भारत के अंदर बनने वाला है। अंबा जी, सिर्फ आप ये भी देखिए कि ये जो बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइजेशन, फिर बाद में भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट राइट्स है वो भी देना पड़ेगा। देश के अंदर एक तरह से मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग इंडस्ट्री एक तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी है। हम यहाँ पर जो है शिप बिल्डिंग की एमआरओ फैसिलिटी कर रहे हैं और आगे जाके रफाल के लिए भी पूरा जो सेंटर होने वाला है वो इंडिया ही होने वाला है, क्योंकि रफाल सिर्फ इंडिया नहीं खरीदा है, इंडिया के अलावा ग्रीस ने खरीदा है, यूएई ने खरीदा है और भी नेशंस खरीद रहे हैं। उन सबकी एमआरओ टेस्टिंग जो भी होगी वो भारत में होगी, तो इससे भी हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और बाद में एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उमेश जी, क्या एरो इंजन, सबमरीन्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या? देखिए, भारत इंडिजिनसली कर भी रहा है। S-400 हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि 5 जो बैटरीज है हमने ऑर्डर दिया है और 5th हमको नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा। भारत एडिशनल 5 बैटरीज और उनसे मंगवा रहा है। S-500 जो उनका प्रोमीथियस सिस्टम है, रशिया ने वो भी ऑफर कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत खुद का सुदर्शन चक्र जो लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर बना रहा है। आकाश जो इंटीग्रेटेड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रहा है। अंबर जी, देखिए कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो लेजर सिस्टम्स है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। पहले जो कैपेसिटी 5 से 10 किलोवाट की है उसको 30 to 50 केवी तक कर रहे हैं। हर जगह कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, रेंज बढ़ाई जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। ब्रह्मोस की मिसाइल आप देख लीजिए, भारत के अंदर अभी एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बन चुकी है लखनऊ के अंदर, तेलंगाना के अलावा लखनऊ के अंदर भी बन चुकी है। तो इंडिजनाइजेशन जो है बहुत हद तक चल रहा है। और आप ये भी देखिए कि आर्मीनिया जो है हमसे डिफेंस सिस्टम ले रहा है, जैसे आकाश मिसाइल्स ले रहा है, उसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग्स वो भी ले रहा है। और बहुत सारे जो देश है वो हमारे तेजस में इंटरेस्टेड है, पर उसको सेबोटाज करके रखा है अमेरिका ने, जो जी इंजन देने के लिए आनाकानी कर रहा है। लेकिन उमेश जी, जो प्राइवेट सेक्टर का हमने देखा कि 42,000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको एक रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या वो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक साइलेंट रेवोल्यूशन का संकेत माना जाए? देखिए अंबर जी, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 24% है और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का 76% है। तो देश के अंदर इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है सरकार ने ईयरमार्क करके रखा है। तो देश के अंदर पूरा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विद इनोवेशन, विद सरकार उसकी गारंटी ले रही है कि वो सारे परचेजिंग करेगी। फ्यूचर में एक्सपोर्ट की बात हो रही है। इतना बड़ा पुश जो है एक तरह से सरकार ने डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए मोदी जी जहां पे भी जाते हैं आप देख लीजिए वहां पर डिफेंस की बात जरूर होती है। अभी स्लोवाकिया गए थे, वहां पर डिफेंस की बात हुई है। फ्रांस के अंदर तो डिफेंस कॉपरेशन की एक तरह से चर्चा मतलब अव्वल दर्जे पे है, आप सोच लीजिए। उसके अलावा रशिया जाते हैं तो रशिया में भी डिफेंस की बात करते हैं। साउथ कोरिया हमारे जब रक्षा मंत्री गए वहां पर भी डिफेंस की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जापान की प्राइम मिनिस्टर सने तकीची वो भारत आने वाली है। जापान हमारे को अपने जो एडवांस जो सबमरीन्स है, जो शिप्स है, ट्रॉलर्स है, वो सब देने को तैयार हो चुका है। और भारत के प्रधानमंत्री अगले महीने वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम जो है उन सोनार जो उनके जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। और आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, उधर भी हम वहां पर भी हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और जब कोऑपरेशन होता है फिर बाद में इसको डेवलप किया जाता है इन डिफेंस पार्टनरशिप। फिर इसके ऊपर बात होती है कि दोनों के जो वेपन सिस्टम्स है आपस में इंटीग्रेट होते हैं। और बाद में अगर दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है, तालमेल बैठ जाता है,
तो आप ये देखते हैं कि वो जो आर्म्स होते हैं वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप जो है वो खुद अमेरिका से डीलिंग होना चाहता है और वो भी भारत के डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है। और नेटो कभी भी टूट सकता है। जिस दिन नेटो टूट गया उस दिन आप देखेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है। और अमेरिका का जो एटीट्यूड है उसके लगता है कि देर सवेर जो है नेटो टूटने वाला है, टूटेगा और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो भारत बनेगा। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि क्या अगले 10 सालों में भारत फ्रांस और रशिया और अमेरिका की तरह मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर बन सकता है? डेफिनेटली बनेगा अंबर जी। आप ये देखेंगे भारत के अंदर एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड हम देख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि देश के अंदर सरकार गारंटी ले रही है, डिफेंस बजट को बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस के ऊपर हमारे जो खतरे हैं वो हमारे बॉर्डर्स पे बढ़ते जा रहे हैं। देश के अंदर डोमेस्टिक पुश दिया जा रहा है। सोचिए इसराइल जैसा कंट्री अपने रेडार जो है भारत के अंदर बना रहा है, उसके जो मिसाइल्स है, उसके जो ड्रोन्स है, उसके जो शेल्स है वो श्रीडी में बन रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि रशिया हमको अपना सुकोई 57 S-500 और ये सब डील्स देने को तैयार बैठा है। अमेरिका ने भी अपना जो जंग फाइटर जेट है F-35 वो भी देने के लिए हम रेडी हो चुका है, जिसको हमारे रेडर ने डिटेक्ट भी कर लिया था और उसको कबाड़ खाने के जैसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे 42 डेज तक वो पड़ा हुआ था। तो ये भी देख लीजिए, सब लोग भारत के साथ करना चाहते हैं। अभी हमने अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे भी हैं। हम अमेरिका के साथ लिमिटेड वे में एक तरह से डिफेंस अपने जो इक्विपमेंट से लेते हैं, वो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स नहीं लेते हैं। जो नॉन क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। एक तरह से इंडिया का जो परचेस है वो बैलेंस्ड है। और एक तरह से आप ये देखिए कि परचेसिंग करने के बाद फ्यूचर जो अग्रीमेंट्स है हम उनको कंपेल कर रहे हैं कि वो भारत के अंदर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी रखिए और यहां पर बनाए और मेक इन इंडिया को एक तरह से कारगर करें। दिस इज द पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मुझे ये है कि क्या भारत सिर्फ असेंबली हब बनेगा या फिर कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी का इनोवेटर? देखिए पहले स्टार्ट होता है एमआरओ फैसिलिटी के मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग। फिर बाद में आपका आता है कि ये जो डिफेंस कंपनीज होती है जैसे डसॉल्ट है वो भारत के अंदर वो लैंड लेती है। जैसे उन्होंने अभी जेवर एयरपोर्ट के पास लिया है। जेवर एयरपोर्ट के बाद रखने के बाद ये यहाँ पर एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाती है। और वो यहाँ पर सारे जो कंपोनेंट्स है वो नहीं बनाती है, वो यहाँ की जो छोटी छोटी एसएमई सेक्टर्स है, एमएसएमई सेक्टर्स, उनको बुलाती है। वहां से वो टेंडर्स बुला के उनको सेलेक्ट करती है। तो देश के अंदर एक तरह से इकोसिस्टम डेवलप होता है। फिर वो जो उनके जो क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स है वो उसको छोड़ के बाकी 60 to 70% जो इंडिजिनाइजेशन है वो भारत में ही होता है। जैसे आप देख लीजिए उनका जो सॉफ्टवेयर सूट होता है, जैसे रफाल के अंदर ही देख लीजिए, जो सोर्स कोड है वो देने वाले नहीं है। वो उनका जो स्पेक्ट्रा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, उसकी भी वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। पर उन्होंने अभी एग्री कर दिया है कि हम आपको हमारा जो वेपन्स इंटीग्रेशन के लिए जो एपीआई है वो हम भारत के साथ शेयर करेंगे, जिससे हम अपनी जो डोमेस्टिक अस्त्रा और ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अंबर जी जो है एक तरह से स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन ग्राउंड रख के स्टार्ट करवाना पड़ता है। और 10 साल के अंदर हमारे भी जो साइंटिस्ट है वो सारी टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। और भारत के अंदर ही आप देख रहे हैं कि पैरेलली एम का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो 10 साल के अंदर हमें एक तरह से इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर डिफेंस नीड्स। ये मेरा मानना है, बशर्त मोदी सरकार 10 साल तक रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि महाशक्तियां सिर्फ अपनी सेनाओं की ताकत से नहीं बल्कि अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की ताकत से पहचानी जाती है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन है। फ्रांस के पास दसों एविएशन जिसकी हम बात करते हैं कंपनी है, सारा प्रोजेक्ट। रशिया के पास सुखोई और अरमाज आंदे है। और भारत की अगर हम बात करें तो तेजस, ब्रह्मोस, आकाश, अरिहंत के साथ साथ भारत अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली जो इम्तिहान है वो प्रोडक्शन के नंबर से नहीं बल्कि असली इम्तिहान है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जिस देश के पास इंजन, सेंसर्स, रडार्स और नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी होगी वही 21वीं सदी की मिलिट्री बैलेंस को तय भी करेगा।
और सवाल अब सिर्फ इतना भी नहीं है कि भारत कितने हथियार बना रहा है, असली सवाल ये है कि क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा बायर बन के रह गया है, या फिर अगले आने वाले दशक की आने वाली जो दुनिया है उसका सबसे बड़ा डिफेंस सप्लाई की लीग में भी शामिल हो पाएगा। क्योंकि जंग दोस्तों सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती है, जंग लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स में भी जीती जाती है। और शायद भारत ने अब खरीदने से ज्यादा बनाने की जो तरफ है वो अपने कदम सबसे तेजी से बढ़ा दिए हैं, और जो स्ट्रेटेजिक मार्च शुरू किया है ये सबसे सराहनीय है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।